नमस्ते एवरीवन। आज हम जानेंगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास और हिजबुल्लाह के बारे में। हम जानेंगे कि हमास और हिजबुल्लाह इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का ओरिजिन क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं और क्या है जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमास यह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी बतलाता है। हमास जो शब्द है ना, यह अरब वर्ड हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का संक्षिप्त रूप है। हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब आता है द इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। हमास को साल 1987 में पैलेस्टीनियन स्कॉलर और क्लेरिक, जो कि आगे चलकर टेररिस्ट बना, शेख अहमद यासीन, इसके द्वारा बनाया गया था। हमास इज़राइल के साउथ वेस्ट में जो पैलेस्टीनियन लैंड है, जिसको द गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं, वहाँ पर पावर में है। हमास द गाज़ा स्ट्रिप में पावर में साल 2006 में आई थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए 2006 के इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये पावर में आ गए इलेक्शंस जीतकर। उसके बाद से हमास ही पावर में है, क्योंकि 2006 के बाद हमास ने कोई भी इलेक्शंस ही कंडक्ट नहीं करवाए द गाज़ा स्ट्रिप में, क्योंकि लोगों के बीच इनके पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटने के कारण इनको अपने पावर के लूज़ हो जाने का डर है। इस्माइल हानिये ये डेजिग्नेटेड चेयरमैन है हमास के और एक बहुत ही जाना माना चेहरा है द गाज़ा स्ट्रिप में। द गाज़ा स्ट्रिप पर तो पावर में है हमास, लेकिन फ़लस्तीन का एक और जो लैंड है जो इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जिसको कि वेस्ट बैंक कहते हैं, वहाँ पर अथॉरिटी में है द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO जिसे कहते हैं। PLO बेसिकली एक कोalition है जिसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन उस कोalition को हेड कर रही है एक पार्टी जिसका नाम है फतह। वेस्ट बैंक में प्रेसिडेंट हैं अभी महमूद अब्बास। एक्चुअली महमूद अब्बास जो है ना, वो फ़लस्तीन के ही प्रेसिडेंट हैं, लेकिन गाज़ा में महमूद अब्बास से ज़्यादा रेप्यूटेड फेस है इस्माइल हानिये। तो गाज़ा स्ट्रिप का अफेयर्स इस्माइल हानिये संभालते हैं और महमूद अब्बास का कंट्रोल वेस्ट बैंक तक ही लिमिटेड है। हम फ़लस्तीन के पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को समझ चुके हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि हमास के फॉर्मेशन के पीछे की स्टोरी क्या है, बिहाइंड स्टोरी क्या है। हमास को ना कहा जाता है इज़राइल्स फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर एक इंग्लिश टर्म है। ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि अपने बनाने वाले के ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं या अपने बनाने वालों के लिए ही बहुत डेंजरस हो जाते हैं। साल था 1967 यानी कि 1967। इस समय तक द गाज़ा स्ट्रिप जो है ना, वो इजिप्शियन लैंड हुआ करती थी, यानी कि इजिप्ट के कंट्रोल में थी। लेकिन 1967 में ही हो जाता है द 6 डे वॉर। 6 डे वॉर को थर्ड अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं, और इसे 6 डे वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इजराइल ने इस वॉर को 6 ही दिन में जीत लिया था। 6 ही दिन में ये युद्ध समाप्त हो गया था, जबकि इस युद्ध में इजराइल के अगेंस्ट मेजर अरबिक पावर्स खड़े थे, जैसे कि UAE, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया। फिर भी इजराइल ने इस युद्ध को जीता और बहुत सारे ज़मीन को भी साथ ही जीत लिया, जैसे कि गोलान हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला। उन्हीं सारे जीते हुए ज़मीनों में एक ज़मीन था द गाज़ा स्ट्रिप। इस 1967 के वॉर के टाइम पे गाज़ा स्ट्रिप में एक चेहरा बहुत ही पॉपुलर हो रहा था। उनका नाम था शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन अपने चैरिटी वर्क के कारण पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन चैरिटी वर्क केवल दिखाने के लिए थे, हाथी के दांत। एक्चुअलिटी में शेख अहमद यासीन ना इस्लामिक पैलेस्टीनियन लैंड के लिए सपोर्ट जमा कर रहे थे, एसेंचुएट कर रहे थे। शेख अहमद यासीन एक आम आदमी था द गाज़ा स्ट्रिप में। वो अपने चैरिटी वर्क के थ्रू सपोर्ट तो इकट्ठा कर रहा था, लेकिन इसके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस समय पर द गाज़ा स्ट्रिप में एक पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी पॉपुलर थी, वो थी द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को उस समय हेड कर रहे थे यासिर अराफात। PLO का चार्टर बहुत ही ओपनली कहता था कि उन लोगों का एक ही मकसद है, वो है इजराइल का डिस्ट्रक्शन। लेकिन शेख यासीन भी यही चाहते थे, तभी तो वो सपोर्ट जमा कर रहे थे इस्लामिक पैलेस्टीनियन लैंड के लिए। लेकिन शेख यासीन हेट करते थे अराफात को। ऐसा क्यों? क्योंकि अराफात इजराइल का डिस्ट्रक्शन चाहते थे, लेकिन अराफात का ऐसा कहना था कि वो सेक्युलर हैं और नेशनलिस्ट हैं, और यासीन ना हार्डकोर इस्लामिस्ट थे। अराफात के सेक्युलर होने का ये मतलब था कि फ़लस्तीन में पैलेस्टीनियन मुसलमान तो रह ही सकते हैं, लेकिन और धर्मों के लिए भी जगह है। जबकि यासीन का ऐसा कहना था कि फ़लस्तीन में सिर्फ पैलेस्टीनियन मुसलमान रहेंगे और धर्मों के लिए कोई भी जगह नहीं है।
अब जो कि हम जान गए हैं हमास के बनने के पीछे की कहानी को, चलिए अब ये जानते हैं कि कौन सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी बेशक है और गाज़ा स्ट्रिप में पावर में भी है, लेकिन गाज़ा स्ट्रिप जो है वो एक बहुत ही डेवलप्ड लैंड तो है नहीं कि वहाँ बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट होते होंगे हमास को, और हमास को जितना भी वॉर वगैरह करना है, वेपन खरीदना, उसके लिए फंडिंग मिल जाता होगा, है ना। तो यानी कि हमास को बाहर से फंडिंग मिलता है, बाहर से कंट्रीज सपोर्ट करते हैं। हमास के सपोर्टर्स की लिस्ट लंबी है। इस लंबी लिस्ट में लगभग सारे ही मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमास को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, वो सारे वे हमास के स्टॉन्च एलाइज, मतलब कुछ भी हो जाए हमास को डूबने नहीं देना है, ऐसा उनका सोच है। और कुछ कंट्रीज़ पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं केवल, मतलब ऐसा सपोर्ट जो कि पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड हो। यानी कि जैसे कि हमास ने अभी इजराइल पे अटैक किया कुछ दिन पहले, इस अटैक की भारत ने निंदा की। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट किया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, लेकिन मलेशिया, उन्होंने इस अटैक का पूरा दोष इजराइल पे दिया कि इजराइल की ये गलती है, फ़लस्तीन का उन्होंने लैंड कब्जा रखा है। साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी हमास की आलोचना नहीं की। तुर्की ने भी हमास की आलोचना नहीं की। ईरान से तो खैर ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। तो ऐसे सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमास को पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, हमास की आलोचना ना करके या इजराइल की आलोचना कर और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फंडिंग के थ्रू हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास के जो स्टॉन्च एलाइज हैं उनमें से टॉप पोजीशन पे है कतर और ईरान। कतर जो है ना, ये हमास का हेडक्वार्टर है एक तरह से कहें तो, क्योंकि दोहा जो कि कतर का कैपिटल है, दोहा में ही हमास के बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से उन्हें मिलना हो हमास को, चाहे कि फ़लस्तीनियन की PLO पार्टी से मिलना हो या फिर कि USA के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, हमास मिलते हैं सारे ही डिग्निटरीज से कतर में। कतर उनके हेडक्वार्टर की तरह वर्क करता है और कतर हमास को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। साल 2021 में कतरी गवर्नमेंट ने हमास को $360 मिलियन दिए थे और बिना किसी हिसाब के ये $US दिए गए थे, $360 मिलियन। फिर आता है तुर्की हमास को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। तुर्की का फंडिंग का डायरेक्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है कि तुर्की फंड करता है हमास को। हमास का ऑफिसेस भी है इस्तांबुल में। इन सब में हमास का जो टॉप मोस्ट, कतर से भी ऊपर कोई सपोर्टर है तो वो ईरान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री इजराइल को सबसे ज़्यादा हेट करता है तो वो ईरान है। सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इजराइल को हेट करते हैं, लगभग सारे, बहुत सारे ने इजराइल से टाइज नॉर्मलाइज कर लिए जैसे कि UAE, जॉर्डन। लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ अभी भी ऐसे हैं जो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, जैसे कि पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि इजराइल नाम का कोई कंट्री मैप पे है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आपको सारे देश के लिए मिल जाएगा लेकिन इजराइल के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते हैं, लेकिन जो इजराइल से सबसे ज़्यादा हेट करता है वो कंट्री है ईरान। इसी हेट्रेट की वजह से ईरान हमास का स्टॉन्च एलाई है, एकदम मोस्ट स्टॉन्च एलाई है। ईरान हमास को फंडिंग भी देता है, वेपन भी प्रोवाइड करता है और मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता है। हम हमास के बनने की पीछे की स्टोरी को जान चुके, हमास को कौन से कंट्रीज़ सपोर्ट करते हैं ये जान चुके, हम हमास के एम को भी जानते हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल और फ़लस्तीनियन लैंड को बसाना वहाँ पर। अब चलिए हम पढ़ते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह भी हमास की तरह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी कहता है। हिजबुल्लाह अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का दल। हिजबुल्लाह को आप कह सकते हैं एक ब्रांच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का, क्योंकि ये ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से ही निकला हुआ है। अब ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर क्या है ईरान का? बेसिकली कहें तो ईरान का आर्म फोर्सेस, यही उसी का ऑफशूट है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह बना था साल 1982 में, जब इजराइल लेबनान वॉर हुआ था। उसी समय लेबनान की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए ईरान ने जन्म दिया था हिजबुल्लाह को। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया था लेबनान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान एकदम ही नफरत करता है इजराइल से। लेबनान में हिजबुल्लाह काफ़ी सपोर्ट एंजॉय करता है, लेकिन ऑफिशियल गवर्नमेंट में नहीं है। हमास जबकि गाज़ा स्ट्रिप में ऑफिशियल गवर्नमेंट में है, लेबनान में हिजबुल्लाह ऑफिशियल गवर्नमेंट में नहीं है।
हिजबुल्लाह इजराइल का टोटल डिस्ट्रक्शन तो चाहता ही है हमास की तरह। इसके अलावा हिजबुल्लाह का एक और एम है, वो ये है कि जो पश्चिमी देशों का, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके और मेनली यूएसए का जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में इंटरफेरेंस है, इसको टोटली ख़त्म कर देना। आप पढ़ते होंगे इंटरनेशनल न्यूज़ में कि सऊदी अरेबिया में इंटरफेयर करता है यूएस, या फिर कि कतर के अफेयर्स में यूएसए का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में यूएस ने अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, सऊदी अरेबिया की सरकार की हाँ से ही, और कतर में यूएसए का बेस है। तो इन सारी चीज़ों को भी हिजबुल्लाह ख़त्म कर देना चाहता है। सो हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों ही दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन इन दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। इन दोनों एंटिटीज़ के बीच अगर कोई डिफरेंस है ना, बेसिक डिफरेंस, तो वो एक ही है कि वो लोकेशन जहाँ से ये इजराइल को अटैक करते हैं। हमास ऑपरेट करता है और इजराइल को अटैक करता है द गाज़ा स्ट्रिप से, जो इजराइल के साउथ वेस्ट में पड़ता है, और हिजबुल्लाह इजराइल को अटैक करता है इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर से, क्योंकि हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है लेबनान से, और लेबनान इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है। हम पढ़ चुके हमास और हिजबुल्लाह के क्रिएशन के पीछे की कहानी को, हम जान चुके उनके एम क्या है, कंट्रीज़ जो सपोर्ट करते हैं इन्हें, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। इन सारे स्टोरीज से हम एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, एक चीज़ सीख सकते हैं कि कभी भी रेडिकलिज्म को सपोर्ट करने के लिए रेडिकलिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमास की फॉर्मेशन में हमने देखा कि इजराइल का ही कहीं ना कहीं हाथ है। इजराइल ने यासीर को काउंटर करने के लिए यासीन को बढ़ावा दे दिया। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ये एडमिट करते हैं, एक्स इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये एडमिट करते हैं कि इजराइल की ओर से बहुत बड़ा फेलियर रहा था कि वो यासीन के मोटिव को नहीं समझ पाए। सो वर्ल्ड भी, हमारा जो वर्ल्ड अफेयर है, हमारा जो इंटरनेशनली जो भी घटना हो रहा है, वो या होते आया है, वो इन एग्जाम्पल से भरा पड़ा है कि अगर कभी भी हम लोग अपने बैकयार्ड में सांप पालते हैं ये सोचकर कि वो सांप सिर्फ हमारे पड़ोसी को काटेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग को उस समय पे इस चीज़ को इक्वली याद रखना चाहिए कि वो सांप है, उसका नेचर है काटना, उसका प्रकृति है काटना। तो वो सांप अगर पड़ोसी को हार्म कर सकता है तो हमें भी डेफिनेटली हार्म पहुंचा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूएसए ने तालिबान को जन्म दिया था, यूएसए ने ही तालिबान को खड़ा किया, तालिबान को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान को उस समय इन्वेड कर दिया था यूएसएसआर ने, यानी कि सोवियत संघ ने, सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए यूएसए ने तालिबान को क्रिएट किया, और उसी तालिबान ने अभी कुछ समय पहले काबुल पर कब्जा कर लिया और यूएसए को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल के फेंक दिया। पाकिस्तान भी इस चीज़ का एग्जाम्पल है। पाकिस्तान का जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, पाकिस्तान के कुछ उस समय के निकाले गए मिलिट्री ऑफिशियल्स ने टीटीपी को बनाया था, टीटीपी को बढ़ावा दिया था अपना ब्लैक काम करने के लिए। लेकिन वही टीटीपी आज जो करंट रूलिंग ऑफिशियल्स हैं उनके सर पर खतरे की तरह मंडरा रहा है। हमें हिलारी क्लिंटन के इस कोट को हमेशा याद रखना चाहिए कि इफ़ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू कांट एक्सपेक्ट देम टू बाइट ओनली योर नेबर्स। हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर साहब ने भी हाल फिलहाल इस कोट को कहा था पाकिस्तान को टेररिज्म के बारे में समझाते हुए। इस कोट के साथ और इस नॉलेज के साथ ये इस वीडियो का एंड है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विथ मी, दैट इज़ योर टाइम। मे माँ शक्ति गाइड्स यू थ्रू द पाथ ऑफ राइटियसनेस।